नमस्कार बच्चों, आशा करती हूँ आप सभी अपने अपने घरों में स्वस्थ एवं सुरक्षित होंगे। इसी आशा के साथ, इसी उम्मीद के साथ चलिए आज हम शुरुआत कर रहे हैं कक्षा 12वीं कला इतिहास के अंतर्गत अध्याय 1 प्रथम नगरों की गाथा हड़प्पा सभ्यता, ईंट, मणके और अस्थियां। हड़प्पा सभ्यता का हमारे भारतीय इतिहास में अत्यधिक महत्व है। हड़प्पा सभ्यता के अवशेष जो हमें प्राप्त हुए, उसकी खुदाई हुई, जो हमें नगर प्राप्त हुए, उसने हमारे भारतीय इतिहास में एक सुनहरा अध्याय जोड़ दिया है। हड़प्पा सभ्यता हमारी प्राचीन और विश्व की कई प्राचीन और विस्तृत सभ्यताओं में से एक है। जैसे मेसोपोटामिया की सभ्यता, मिस्र की सभ्यता, चीन की सभ्यता, इन्हीं के समान हमारी हड़प्पा सभ्यता भी एक प्राचीन और विस्तृत सभ्यता है। तो चलिए प्रारंभ करते हैं अध्याय 1 प्रथम नगरों की गाथा हड़प्पा सभ्यता। सन 1921 की खुदाई के पूर्व ये माना जाता था कि सबसे प्राचीन सभ्यता वैदिक सभ्यता है, परंतु सन 1921 की खुदाई के माध्यम से हमने जाना कि सबसे प्राचीन सभ्यता जो है वो हड़प्पा सभ्यता है। शुरुआत करते हैं। सन 1921 में राय बहादुर साहनी ने पंजाब के मांडगुंडी जिले में सिंध नदी घाटी में स्थित हड़प्पा सभ्यता में उत्खनन प्रारंभ करवाया और एक प्राचीन सभ्यता को प्राप्त किया। इसी कड़ी में जो है 1922 ईस्वी में राखलदास बैनर्जी ने मोहनजोदड़ो नामक एक भव्य नगर प्राप्त किया खुदाई के दौरान, जो कि हड़प्पा से 675 किलोमीटर दूर सिंध प्रांत में स्थित है। इस नगर में जो है सिंध प्रांत में जो है इस नगर के अवशेष प्राप्त हुए। अब हम नामकरण देखते हैं। सिंधु घाटी सभ्यता को कई नामों से जाना जाता है। सबसे पहले प्रारंभ इसका उत्खनन सिंधु नदी घाटी से प्रारंभ हुआ, यानी शुरुआत इसी नदी घाटी से जो है इसका उत्खनन जो खुदाई थी वो प्रारंभ हुआ, इसलिए इसे सिंधु घाटी सभ्यता कहा जाता है। इसके बाद दूसरा नाम इसे कहते हैं हड़प्पा सभ्यता। पुरातत्व वेताओं में यानी पुरातत्व विभाग या पुरातत्व में ये एक परंपरा है कि जहाँ से खुदाई, जहाँ से उत्खनन प्रारंभ होता है, जो प्रथम प्राप्त स्थल होता है उसी पर उसका नाम रख दिया जाता है। तो पुरातत्व परंपरा के अनुसार इसका नाम हड़प्पा सभ्यता रखा गया है। साथ ही साथ इसको कांस्य युगीन सभ्यता भी कहा जाता है, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने कांस्य का प्रारंभ शुरू किया था। जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का काल, समयकाल, कब से कब तक इसका समयकाल माना गया है। इतिहासकारों का मानना है अलग अलग उन्होंने अपने तिथियां दी। अब इतिहासकारों को चूंकि लिखित जानकारी प्राप्त नहीं है, हड़प्पा सभ्यता हमें जो भी है पुरातात्विक अवशेष ही प्राप्त हुए हैं, इसलिए जो भी जानकारी जो है हमारी अनुमान के तौर पर हमने माना है। तो सर्वप्रथम जानते हैं सर जॉन मार्शल इसकी तिथि क्या बताते हैं। सर जॉन मार्शल जिन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हड़प्पा सभ्यता की खुदाई में, उनके अनुसार 3200 ईसा पूर्व से 2750 ईसा पूर्व तक। ईसा पूर्व में बता दूं, ईसा पूर्व मतलब ईसा मसीह के जन्म के पूर्व। फिर अन्य समय के कहते हैं 2800 ईसा पूर्व से 2500 ईसा पूर्व तक। वहीं डॉक्टर एम वीलर के अनुसार 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व तक अनुमान के तौर पर। परंतु डॉक्टर पी अग्रवाल जिन्होंने कार्बन 14 यानी C14 पद्धति, ये वो पद्धति है जिससे जीवाश्म की आयु, किसी भी जीव का या जीवाश्म की आयु का पता लगता है, उस पद्धति के अनुसार उन्होंने बताया हड़प्पा सभ्यता का समयकाल 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक। प्यारे बच्चों, इसी पद्धति के अनुसार जो हमें समयकाल प्राप्त हुआ, इसी समयकाल को विश्वसनीय और सर्वमान्य समयकाल माना जाता है। अब हम जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का विस्तार। ये बहुत ही बड़े क्षेत्र में फैली हुई सभ्यता थी हड़प्पा सभ्यता। अगर हम दिशाओं के माध्यम से जाने तो उत्तर, दक्षिण, पूर्व, पश्चिम, तो ये उत्तर पश्चिम क्षेत्र में फैली हुई जो है सभ्यता थी। ये सिर्फ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा तक ही नहीं, अपितु कई क्षेत्रों में फैली हुई सभ्यता थी। नक्शे के माध्यम से देखिए, हम प्राचीन भारत के जो नक्शा है उसके माध्यम से जाने तो हम अफगानिस्तान, यहाँ बलूचिस्तान, ये भारत और ये पाकिस्तान, इन क्षेत्रों में यानी अगर नक्शे के माध्यम से देखें तो इन क्षेत्रों में ये पूरी फैली हुई सभ्यता थी, यानी अत्यधिक क्षेत्र में ये फैली हुई सभ्यता थी। इसमें कई हमें स्थल प्राप्त हुए। और अगर हम देखें क्षेत्र के अनुसार तो पश्चिम में मरकान तट प्रदेश सुतकांगेंडोर तक, फिर पूर्व में देखें तो जिला मेरठ के आलिमपुर तक, फिर
उत्तर में देखें तो जम्मू में मादा से लेकर दक्षिण में किम सागर संगम में भगत राव तक फैली हुई सभ्यता है, मतलब अत्यधिक विस्तृत सभ्यता है। नक्शे के माध्यम से हमने जाना कि ये बहुत ही अधिक विस्तृत सभ्यता है। इसमें कई हमें खुदाई और पुरातत्व के माध्यम से हमने कई क्षेत्र इसमें जाने जो हमें खुदाई के दौरान हमें मिले। वो क्षेत्र थे मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, चहुदड़ो, लोथल, कालीबंगन, बनावली, कोट दीजी, रोपड़ और रंगपुर। हड़प्पा के बारे में तो पता है, ये अभी पाकिस्तान क्षेत्र में है, वर्तमान में जो पाकिस्तान क्षेत्र है उसमें है। मोहनजोदड़ो को क्या कहा जाता था? मृतकों का टीला, वो उसका शाब्दिक रूप था। मोहनजोदड़ो को मृतकों का टीला क्यों कहा जाता था? क्योंकि जो इतिहासकारों का मानना है ऐसा कि ये 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा, यानी उसमें जो खुदाई के दौरान उसमें क्या मिली, हमें 7 तहें मिली। इसके अनुमान के आधार पर हम कह सकते हैं कि ये 7 बार बसा और 7 बार उजड़ा। चलिए बच्चों, आप जानते हैं हम हड़प्पा सभ्यता की विशेषता है। इससे पूर्व में आपको बता चुकी हूं कि हड़प्पा सभ्यता जो है नगरीय सभ्यता है, तो नगर निर्माण योजना यहां से प्रारंभ हुई थी। तो सबसे पहली विशेषता है इसकी नगर योजना। नगर योजना के माध्यम नगर योजना को हम जानेंगे मोहनजोदड़ो के माध्यम से। मोहनजोदड़ो जो कि सर्वाधिक प्रसिद्ध स्थल है, यानी यहाँ पर बड़े ही सुनियोजित तरीके से नगर निर्माण व्यवस्था देखी गई है। इतिहासकार आर.सी. मजूमदार कहते हैं कि जब मोहनजोदड़ो की खुदाई हुई थी, तो जब खुदाई से जो अवशेष प्राप्त हुए, उस खुदाई में जो नगर प्राप्त हुए, उसकी जो सुनियोजित तरीका देखा, जो व्यवस्थित तरीका देखा, तो लोग अचंभित रह गए कि मतलब कितना सुनियोजित नगर और विश्वसनीय अनेक प्रकार के इंजीनियर जो उनका निर्माण कला थी, उसको देखकर सब अचंभित हो गए। जो मोहनजोदड़ो था एक नियोजित नगर था और 125 हेक्टेयर क्षेत्र में 2 भागों में बटा हुआ था, पूर्वी और पश्चिमी क्षेत्र में। पश्चिमी भाग देखें तो मोहनजोदड़ो का छोटा था, परंतु ऊंचाई पर बनाया गया था। इस भाग में दुर्ग हमें प्राप्त हुए हैं। पूर्वी भाग अपेक्षाकृत बड़ा था, यानी पूर्वी क्षेत्र जो था वो बड़ा था और वहां पर चबूतरों का निर्माण किया जाता था। चबूतरे जो होते थे वो भवनों की नींव का काम करते थे, यानी उसकी आधारशिला जो होती थी वो चबूतरों के माध्यम से फिर उसके ऊपर बिल्डिंग बनाई जाती थी, यानी भवन बनाए जाते थे। हड़प्पा सभ्यता देखें तो मोहनजोदड़ो के ही समान 2 भागों में बटा हुआ था, वो भी पूर्वी और पश्चिम भागों में बटा हुआ था। वो भी एक सुनियोजित नगर था, यानी बहुत कुछ समानता थी मोहनजोदड़ो नगर में और हड़प्पा नगर में। मोहनजोदड़ो में प्रत्येक नगर अनेक खंडों में विभक्त था, यानी अलग अलग खंडों में जो था ये बटा हुआ था। सड़कें चौड़ी थी और घरों के सामने से भी सड़कें हुआ करती थी और एक दूसरे को समकोण पर काटती थी, और ये सड़कें जाके राजमार्ग से जुड़ा करती थी, जो कि व्यापार के लिए इनके लिए बहुत ही उपयोगी रही। और देखें तो हम जो यहाँ पर कूड़ादान भी खुदाई से जो प्राप्त हुआ कि कूड़ादान व्यवस्था भी थी, मतलब कचरा ऐसे अस्त व्यस्त नहीं फेंका जाता था, कूड़ेदान में फेंका जाता था और वहीं सड़कों के किनारे जो है वृक्ष भी लगाए जाते थे। बढ़ते हैं जल निकासी व्यवस्था। हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे नालियों निर्माण में काफी दक्ष थे और उन्होंने अत्यंत ही नियोजित तरीके से नालियों का निर्माण करते थे वो लोग, और सड़कों के किनारे जो होती थी वो पक्की ईंटों से नालियों का निर्माण करते थे, और जो भी घरों से जो भी गंदा पानी रहता था वो बाहर जाके मिल जाता था। मतलब इतने अत्यंत नियोजित तरीके से वो बनाते थे, नालियों का निर्माण करते थे, जिससे कि उनकी जो निकासी व्यवस्था थी वो बड़े ही सुनियोजित तरीके से जो है वो बाहर पानी चला जाता था। भवन निर्माण कला व्यवस्था, जो कि मैं बता चुकी हूँ आपको कि हड़प्पा सभ्यता जो है वो नगरीय व्यवस्था थी, इसलिए भवन निर्माण कला की ओर बढ़ते हुए उन्होंने बहुत अच्छे मकान बनाया करते थे। तो गृह स्थापत्य यानी घर कैसे होते थे, छोटे और बड़े होते थे और कच्चे और पक्के भी बनाए जाते थे। उसके अंतर्गत उनके घरों में रसोई घर, स्नानघर, बाथरूम जिसे हम कहते हैं, दरवाजे, खिड़कियां, रोशनदान यानी रोशनी और जो थी वायु बिल्कुल प्रॉपर तरीके से उनके घरों में आया करती थी, और एक आंगन होता था, बड़ा आंगन होता था जिसमें अपनी वो दिनचर्या के कार्य करते थे, जैसे खाना बनाना और भी जो भी कार्य होते थे वो आंगन में बैठकर किया करते थे। और फर्श जो होते थे वो भी पक्की जो होती थी ईंटों से बनाया करते थे। साथ ही साथ 2 मंजिला मकान होते थे तो सीढ़ियाँ भी बनाते थे, वो सीढ़ियाँ भी पक्की बनाते थे, तो सीढ़ियों से ऊपर आना जाना उनका रहता था। तो इस प्रकार जब हम देखें तो भवन निर्माण कला में भी काफी दक्ष थे हड़प्पा निवासी। आगे बढ़ते हैं
दुर्ग के अंतर्गत कई सार्वजनिक भवन भी हड़प्पा और मोहनजोदड़ो आदि जो क्षेत्र थे सभ्यता में, जो खुदाई के दौरान पुरातत्व विभाग ने प्राप्त किए, उसके माध्यम से भी देखा तो कई सार्वजनिक और राजकीय भवन जैसे राजकाज का कार्य होता था, उसमें बड़े बड़े हॉल हमें प्राप्त हुए हैं। उसमें जो है चबूतरे, छोटे छोटे चबूतरे बनाए जाते थे, बड़े बड़े स्तंभ होते थे, वो बहुत ही बड़े हॉल होते थे जिसमें बहुत सारे लोग जो है बैठकर राजकीय कार्य करते थे। साथ ही साथ अन्न भंडार गृह भी हमें प्राप्त हुए हैं। अन्न भंडार गृह क्या होता है, जिसमें बहुत बड़े कमरे होते हैं और उसमें क्या रखा जाता है, अन्न को संग्रहित किया जाता है। इस प्रकार हम देखें तो हड़प्पा सभ्यता के लोग निर्माण कला में अत्यधिक दक्ष थे। हड़प्पा सभ्यता के गृह स्थापत्य कला का अनुपम नमूना है विशाल स्नानागार, जो कि मोहनजोदड़ो में प्राप्त हुआ है। मोहनजोदड़ो में दुर्ग क्षेत्र में एक विशाल स्नानागार जो है उसके अवशेष हमें प्राप्त हुए हैं, जो कि अत्यंत भव्य है, यानी बहुत ही बड़ा है, जो कि 54 मीटर लंबा और 32 मीटर चौड़ा है। मध्य में जो है जलाशय है, यानी उसके बीच में जो है वो पानी भरा हुआ है और चारों ओर जो गलियारों से घिरा हुआ है, चारों ओर उसकी गलियां हैं, किसके, ये स्नानागार। और जलाशय में जो पानी भरा हुआ है उसकी समुचित निकासी व्यवस्था है, यानी पानी जो है तरीके से बाहर भी निकल सकता है। इस प्रकार से उन्होंने व्यवस्थित निकासी व्यवस्था जो है हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने पेश की है। जलाशय की तली में जाने के लिए सीढ़ियां बनी हुई है, यानी ऊपर से नीचे, क्योंकि पानी तो नीचे है इसलिए ऊपर से सीढ़ियां बनी हुई है। सीढ़ियों के माध्यम से जो लोग जो थे वहां नीचे उतरकर स्नान करते थे। इतिहासकारों का मानना है, यानी इतिहासकार ये मानते हैं और जो भी अवशेष प्राप्त हुए हैं उसके माध्यम से वो ऐसा मानते हैं कि जो स्नानागार है, ये जो बड़ा सा विशाल स्नानागार है, इस पर हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है धार्मिक पर्वों पर, यानी ये धार्मिक महत्व रखता है और धार्मिक पर्वों पर, पवित्र पर्वों पर स्नान करते थे, यानी एकत्रित होकर, इकट्ठे होकर इसमें क्या करते थे, स्नान करते थे। आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों का आर्थिक जीवन, यानी उनके क्या व्यवसाय थे, वो अपना आर्थिक जीवन कैसे चलाते थे, जीवकोपार्जन कैसे करते थे। तो कृषि उनका प्रमुख व्यवसाय था, यानी प्रमुख रूप से ज़्यादा लोग क्या करते थे, कृषि कार्य करते थे। विभिन्न स्थानों से अनाज के दाने जो है हमें साक्ष्य के रूप में प्राप्त हुए हैं। गेहूं, जौ, दाल, सफ़ेद चना, मटर, तिल आदि जो है अवशेष के रूप में प्राप्त हुए हैं। इससे हम कह सकते हैं कि इनका वो क्या करते थे, उत्पादन करते थे। इसके अतिरिक्त देखें हम तो कृषि में और क्या करते थे, वो ये लोग सब्जी, फल और कपास उगाते थे। कपास इनका प्रमुख जो थी फसल थी, कपास को प्रमुख रूप से, यानी ज़्यादा से ज़्यादा लोग क्या उगाते थे, कपास उगाते थे। आगे बढ़ते हैं, कृषि प्रौद्योगिकी। हड़प्पा निवासियों को इसकी जानकारी थी। जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं तो वो क्या करते थे, जुताई में बैलों का प्रयोग करते थे, यानी खेती में वो जुताई करते थे, और जुताई में किसका प्रयोग करते थे, वो बैलों का प्रयोग करते थे। ये हमें साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। आगे बढ़ते हैं, पशुपालन, यानी उनका एक और व्यवसाय क्या था, कृषि के अतिरिक्त पशुपालन। पशुपालन में वो किन किन पशुओं को पालते थे, देखें, बैल, गाय, भैंस, बकरी, सुअर, कुत्ता। घोड़े की जानकारी उनको नहीं थी, ऐसा साक्ष्य हमें मिलते नहीं है कि घोड़े को भी वो पालते थे, तो इसलिए हम नहीं कह सकते कि वो घोड़े को भी पालते थे। आगे जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के आर्थिक जीवन में और क्या क्या उद्योग धंधे वो करते थे। शिल्प तथा अन्य उद्योग धंधे। हड़प्पा सभ्यता के लोग शिल्प कला में अत्यंत दक्ष थे एवं अन्य उद्योगों में वो वस्त्र निर्माण करना, आभूषण बनाना, सोने और तांबे के, कांसे के वो आभूषण बनाते थे। मिट्टी व धातु के बर्तन बनाना, मिट्टी और धातु के बर्तन कैसे बनाते थे, वो मिट्टी को चाक पर बनाकर उसके शेप बनाकर, उसका आकार बनाकर उसको फिर पकाते थे। उस पकाने के बाद में उसको रंगों का प्रयोग करके, चित्रकारी करके उसको सजाते थे। लाल और काले रंग का वो प्रयोग करते थे बर्तनों को बनाने में। लकड़ी के कृषि उपकरण हमने देखा, कृषि में उन्होंने बैलों में जो है हल का प्रयोग किया, तो कृषि में भी वो उपकरण जो प्रयोग करते थे वो भी बनाते थे। साथ ही साथ बुनाई, रंगसाजी, यानी रंग कपड़ों पर रंगना, और लोहारगिरी, लोह का कार्य करना, सुनारगिरी, जैसे मैंने बताया कि जेवर बनाते थे। सुनार जो होते थे वो जेवर बनाते थे, क्योंकि जो सिंधु सभ्यता के जो लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो आभूषण प्रिय थे।
इनके शिल्प उत्पादन के केंद्र के जो है कई अवशेष खुदाई से हमें प्राप्त हुए, तो इसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि इन उद्योग धंधों में वो उद्योग धंधे वो करते थे। महत्वपूर्ण जो उद्योग था वो था उनका मनकों का निर्माण। मनके जिसमें वो जेवर आदि बनाते थे, वो उन मनकों का वो निर्माण करते थे। ये उनका महत्वपूर्ण उद्योग था। उसमें क्या प्रयोग करते थे वो? कार्नेलियन, जेस्पर, क्वार्ट्ज, स्फटिक, सेलखेड़ी पत्थरों का प्रयोग करते थे मनकों को बनाने में, और साथ ही साथ सोना, तांबा और कांसा। कांसा एक ऐसा धातु जो कि तांबा और टिन से मिलकर वो प्रयोग करते थे, यानी कांसे का प्रयोग सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के लोगों ने प्रारंभ कर दिया था। और शंख, पक्की मिट्टी का प्रयोग करते थे। कैसे बनाते थे मनकों को? वो सांचे में ढालकर और उन पे चित्रकारी करते थे, अलग अलग रंग से उन पे अंकित करते थे, मनकों में छेद करते थे ताकि वो उससे औजार बना सके। बच्चों आगे जानते हैं सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का, हड़प्पा सभ्यता लोगों का व्यापार और वाणिज्य बड़ी ही उन्नत अवस्था में था। जो अवशेष हमें प्राप्त हुए, जो भी हमें जानकारी प्राप्त हुई, तो उसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा वासियों का जो व्यापार था वो बड़ी उन्नत अवस्था में था। आंतरिक और बाहरी व्यापार होते थे, यानी आसपास के जो भी क्षेत्र हुआ करते थे, जो विदेश हुआ करते थे, उनसे भी वो व्यापार किया करते थे, उनसे माल मंगाते थे और माल पहुंचाते थे। तो वो जो व्यापार होते थे वो थल मार्ग और जल मार्ग के द्वारा किए जाते थे। थल मार्ग में बैलगाड़ी का प्रयोग करते थे वो, और जल मार्ग में नाव आदि का प्रयोग करते थे, नाव जहाज आदि का। कच्चा माल प्राप्त करना। कच्चा माल प्राप्त करने के लिए हड़प्पा सभ्यता के लोग क्या करते थे? जो जहां पर कच्चा माल प्राप्त हो सकता है, जहां पर उन्हें लगता था कि वो वाला माल जो है वो वहां पर मिल जाएगा, तो वहां पर वो बस्तियां स्थापित कर लेते थे और वहां से फिर वो सप्लाई करते थे कच्चे माल की, वहां से वो बेचते थे और मंगाते थे। हड़प्पा सभ्यता का दूरस्थ क्षेत्रों से संपर्क, इसके भी हमें कई साक्ष्य मिले हैं, जिसके आधार पर हम कह सकते हैं कि हड़प्पा निवासियों के, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का जो है दूरस्थ क्षेत्र यानी कई अन्य देशों से भी उनका संपर्क रहा, यानी वहां से वो कच्चा माल मंगाते थे, जैसे कि ओमान से वो तांबा मंगवाते थे। और एक जो है उनके जो व्यापारिक क्षेत्र, जो व्यापारिक संबंध है, उसका एक उदाहरण है कि हमें जो है एक मर्तमान, हड़प्पाई मर्तमान प्राप्त हुआ। आप देख सकते हैं चित्र के माध्यम से कि यह हड़प्पाई बर्तन जो है ओमान में प्राप्त हुआ है, जो हड़प्पा निवासियों द्वारा बनाया गया। इससे हम समझ सकते हैं, इससे हम जान सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता का लोगों का जो था व्यापार संबंध, जो था व्यापारिक संबंध था, वो दूरस्थ क्षेत्रों से भी रहा था। बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोग मापन जो पद्धति होती है उसको भी वो जानकारी, उसकी भी जानकारी को रखते थे। माप तोल और बाट स्केल। माप तोल प्रणाली से भलीभांति परिचित थे हड़प्पा सभ्यताई लोग। विभिन्न उत्खनन से यानी खुदाई से हमें क्या प्राप्त हुआ है? बाट और स्केल प्राप्त हुए, जिससे मापन का कार्य किया जाता है। छोटे बाट होते थे, आकार जो होते थे उनके बड़े छोटे होते थे, तो देखकर लगता था कि वो सुनारों द्वारा प्रयोग, जो सोने का कार्य करते हैं, जो आभूषण बनाने का कार्य करते हैं, उनके द्वारा ये छोटे छोटे बाटों का प्रयोग किया जाता था। उनका आकार होता था गोलाकार और घनाकार। चट नामक पत्थरों से बनाए जाते थे। जो बाट होते थे किससे बनाए जाते थे? चट नामक पत्थर से बाट बनाए जाते थे। तराजू आदि भी जो है उत्खनन से हमें प्राप्त हुए हैं, जिससे हम ये कह सकते हैं कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे वो मापन पद्धति को जानते थे। उत्खनन के माध्यम से हमने जाना कि हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे, वहाँ के जो निवासी थे, कई कलाओं में पारंगत थे। तो शुरुआत करते हैं स्थापत्य कला, भवन निर्माण की। हमने देखा जो हमें खुदाई से प्राप्त हुआ, विशाल स्नानागार, सुनियोजित नगर, भवन, दुर्ग आदि जो हमें प्राप्त हुए, तो उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि हड़प्पा निवासी के जो लोग थे, वो वहाँ के जो इंजीनियर थे, जो ये जो शिल्प कार्य करते थे, वो अनोखे थे। उसका उदाहरण उन्होंने पेश किया है, उसे प्रामाणिक कर दिया कि वो किस प्रकार से कलाकार जो थे, इंजीनियर थे। मूर्तिकला, मूर्तिकला में भी पारंगत थे वो। इसमें मिट्टी और कांसे की, तांबे की मूर्तियां बनाया करते थे। कांसे की मूर्ति जो हमें प्राप्त हुई है उत्खनन से, उसके माध्यम से हम कह सकते हैं कि वो मूर्तिकला में पारंगत थे। चित्रकला, चित्रकला में भी कुशल थे वो, और बेल, बूटे, पशु पक्षी को प्रदर्शित करते थे अपनी चित्रकला के माध्यम से। मटके, घड़े और प्लेट, कटोरे आदि पर वो चित्रकला के नमूने बनाते थे। संगीत एवं नृत्य कला, नृत्य मुद्रा की जो हमें मूर्ति प्राप्त हुई है, उससे हम कह सकते हैं कि जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो नृत्य कला में भी रुचि रखते थे, नृत्य और संगीत में भी वो लोग रुचि रखते थे। आगे बढ़ते हैं धातु कला।
यानी कई धातुओं में वो आभूषण बनाते थे और बर्तन आदि मूर्ति आदि का निर्माण वो करते थे, यानी धातु कला में भी वो पारंगत थे। मोहर निर्माण कला, खुदाई से हमें 2000 मोहरे प्राप्त हुई है, जिससे हम कह सकते हैं कि जो सिंधु सभ्यता के लोग थे, जो हड़प्पा सभ्यता के जो लोग थे, वो मोहर निर्माण भी करते थे। मोहरों पर जो है वो बेल, गेंडा, हाथी, बारहसिंगा आदि अंकित करते थे। और मोहरों का प्रयोग वो किस प्रकार करते थे, जब वो माल एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाते थे तो उन बोरों को बांधकर उसके मुंह पर वो है जो मोहरे बनाते थे, जो मिट्टी की मोहरे बनाते थे, उसको वो चिपका देते थे ताकि वो मोहर लग जाती थी कि ये माल उनका है। इस तरह से वो मोहरों का भी प्रयोग किया करते थे। लेखन कला, लेखन कला में भी वो पारंगत थे। सिंधु सभ्यता के निवासी जो हमें लिपि प्राप्त हुई, परंतु जो उनकी लिपि थी वो बड़ी रहस्यमय लिपि थी, यानी चित्रों के माध्यम से वो दर्शा रहे थे, वो रहस्यमय लिपि थी। तो जो लिपि है वो पढ़ी तो नहीं गई, लेकिन वो लेखन कला में पारंगत थे। आप जानते हैं बच्चों, हड़प्पा सभ्यता के लोगों का सामाजिक जीवन, समाज किस प्रकार था, क्या रहन सहन था, क्या खान पान था, ये जानते हैं। सबसे पहले जानते हैं सामाजिक संगठन। सामाजिक संगठन मतलब समाज कितने वर्गों में बटा, श्रेणियों में बटा, यानी वर्गों में नहीं, श्रेणियों में बटा था। 4 श्रेणियों में इनको बांटा गया था। पहला बुद्धिजीवी वर्ग, इसके अंतर्गत आते थे पुरोहित और चिकित्सक, ज्योतिषी आदि। दूसरा वर्ग योद्धा वर्ग था, यानी योद्धा वर्ग था, इसके अंतर्गत सैनिक आदि जो रक्षा करते थे। तीसरा वर्ग था व्यापारी, शिल्पकार, कलाकार आदि इस वर्ग में आते थे। चौथा वर्ग था श्रमिक वर्ग, जिसमें मजदूर, श्रमिक और किसान। आगे बढ़ते हैं भोजन की ओर। क्या भोजन था उनका, शाकाहारी और मांसाहारी दोनों भोजन। और शहद का वो प्रयोग करते थे वस्तुओं को मीठा बनाने के लिए। और आखिर अगर मांसाहारी थे तो वो खुद ही शिकार करके पशुओं को प्राप्त करते थे और मांसाहारी होते थे। वेशभूषा, वेशभूषा यानी परिधान, उनके कपड़े कैसे होते थे, स्त्री और पुरुष दोनों समान पहनते थे कपड़े, नीचे धोती पहनते थे और ऊपर से ऐसे कपड़ा लपेटते थे। और जो उनके कपड़े होते थे ऊनी और सूती हुआ करते थे। प्रसाधन और आभूषण, यानी किस प्रकार में तैयार होते थे और किस प्रकार के जेवर वो पहना करते थे। आभूषण प्रिय थे। सिंधु घाटी हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे केश सज्जा, यानी पुरुष भी जो है लंबे केश रखा करते थे। उन केशों को वो सोने और तांबे की जो भी पिन वगैरह है, पिन होती थी, उनसे सजाते थे। पुरुष जो थे वो दाढ़ी रखा करते थे, मूंछ नहीं रखते थे, यानी उन्हें उस तरह का ज्ञान था, उस तरह का प्रयोग करना चाहते थे वो। महिलाएं जो रहती थी पाउडर और लिपस्टिक आदि लगाती थी, यानी उन्हें रंगों का भी इसका भी ज्ञान था, यानी अपने आप को तैयार करके रखते थे। और प्रसाधन और आभूषण प्रिय लोग थे। मनोरंजन के साधन क्या थे, कैसे वो अपना टाइम पास करते थे, कैसे समय जो है वो काटते थे, तो वो गेम, चौपड़, नाचना, गाना, शिकार करना और मुर्गों की लड़ाई आदि, सांडों की लड़ाई जो थे उसमें वो अपना समय व्यतीत करते थे। वो मनोरंजन के उनके साधन हुआ करते थे। औषधियों का उनको ज्ञान था, औषधियों का प्रयोग करते थे, जड़ी बूटियों का प्रयोग करना चाहते थे, यानी छोटी सी जो भी कोई होती थी शल्य क्रिया भी कर लेते थे। छोटे से जो चोट लग जाती थी उसका भी इलाज कर लेते थे, यानी चिकित्सक का उनको ज्ञान था। आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता के लोगों का धार्मिक जीवन, किस धर्म को मानते थे वो, क्या किस प्रकार से वो पूजा करते थे। मातृ देवी उनकी प्रमुख देवी हुआ करती थी, उनकी प्रधान देवी हुआ करती थी। और खुदाई में जो हमें मूर्तियां प्राप्त हुई वो आभूषण सहित भी है और कहीं आभूषण के बिना भी, यानी आभूषण रहित भी। और वो जो मूर्ति है, मूर्ति पूरी धुएं से रंगी हुई, यानी ऐसा माना जाता है कि उनके सामने धुआं किया जाता था पूजा के समय, और उसको मातृ देवी को वो जननी और पोषिका के रूप में मानते हैं। इसके अतिरिक्त वो शिव पूजा, शिव की भी हमें मूर्ति जो है प्राप्त हुई है, त्रिभंगा मूर्ति जिसे कहते हैं। और योनि यानी छल्ले की भी पूजा, कई छल्ले हमें खुदाई से प्राप्त हुए हैं। पशु पूजा करते थे, सूर्य पूजा करते थे और वृक्ष पूजा भी किया करते थे। प्रत्येक संस्कार की 3 विधियां थी, यानी अगर किसी की मृत्यु हो जाती थी तो उसके शव को वो किस प्रकार से करते थे, तो उसकी 3 विधियां प्रचलित थी। पहली विधि थी कि शव को जो का त्यों गाड़ देते थे, और दूसरी विधि थी पशु पक्षियों के आहार के लिए उन्हें छोड़ दिया जाता था, और जो उनकी अस्थियां बचती थी फिर उनको गाड़ दिया करते थे। तीसरी विधि थी उनको जलाकर, यानी शव को जलाकर उसकी राख और अस्थियों को वो कलश में भरकर मिट्टी के अंदर गाड़ दिया करते थे। परंतु सबसे ज्यादा जो प्रचलित विधि थी वो यही विधि थी, तीसरी विधि। आप जानते हैं राजनीतिक स्थिति, चूंकि हमें जो भी अवशेष प्राप्त हुए, जो पुरातात्विक आधार है, पुरातात्विक आधार पे हम सारी जानकारी प्राप्त करें हैं, तो इसमें हम श्योर नहीं है, यानी
पूरी तरह से ठोस रूप से हम नहीं कह सकते कि ऐसी स्थिति रही होगी। तो इसलिए इतिहासकारों में भी मतभेद है राजनीतिक स्थिति में। हंटर महोदय कहते हैं कि लोकतंत्रात्मक व्यवस्था थी, यानी जनतंत्रात्मक व्यवस्था थी। वहीं व्हीलर महोदय कहते हैं धर्मगुरुओं और पुरोहितों के हाथ में थी शासन जो था। पर जो भी रहा हो, हम ये कह सकते हैं कि जो भी हमें अवशेष प्राप्त हुए हैं कि हड़प्पा सभ्यता बहुत ही अधिक कुशल और सुनियोजित हाथों में थी, यानी बहुत ही शासन जो था वो बड़ा ही सुनियोजित और व्यवस्थित था। आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता का विनाश किस प्रकार हुआ, इतनी विस्तृत और बड़ी सभ्यता का विनाश यानी वो किस प्रकार नष्ट हुई। इतिहासकारों ने अलग अलग कारण दिए हैं, जैसे पहला बाहरी आक्रमण, दूसरी प्रजातियों ने, कई अन्य प्रजातियों ने सिंधु सभ्यता के लोगों पर, हड़प्पा सभ्यता के लोगों पर आक्रमण किया अचानक से। तो और वो हो सकता है वो जातियां बर्बर जातियां हों, अचानक से जो है उन्होंने आक्रमण किया। उस प्रकार सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जो है वो अपने आप को सुरक्षित नहीं कर पाए और ये सभ्यता नष्ट हो गई। दूसरा जलवायु परिवर्तन, यानी एकदम से बारिश जो है, वर्षा जो है वो कम हो गई या अधिक हो गई, इससे कारण जो है जलवायु परिवर्तन आया और जो स्थान था जो रेगिस्तानी इलाके में बदल गया और सिंधु घाटी सभ्यता का अंत हो गया। एक और कारण है बाढ़, यानी सिंधु घाटी और उसकी सहायक नदियों में अचानक से बाढ़ आ गई और बाढ़ से भी सिंधु घाटी सभ्यता का हो सकता है कि विनाश हो गया हो। भूकंप भी एक कारण हो सकता है कि कोई शक्तिशाली भूकंप आया हो और सिंधु घाटी सभ्यता, हड़प्पा सभ्यता का विनाश हो गया। अलग अलग कारण जो है उन्होंने सभ्यता के विनाश होने के कारण दिए गए। तो बच्चों, आज हमने देखा प्रथम अध्याय में प्रथम नगरों की गाथा हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत कई महत्वपूर्ण जानकारी हमने प्राप्त करी। एक बार फिर से हम रिकॉल कर लेते हैं। हमने जाना हड़प्पा सभ्यता जो प्राचीन, विकसित और प्रथम नगरीय सभ्यता है। वहीं हमने इसका काल देखा जो कि C14 पद्धति से निकाली गई 2600 ईसा पूर्व से 1900 ईसा पूर्व तक रही। वहीं हमने देखा खुदाई और पुरातत्व विभाग के द्वारा जो है जो खोजे गए जो स्थल थे हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगन, बनावली, रोपड़ आदि कई क्षेत्र हमें प्राप्त हुए। विशेषताएं देखी तो कई बिंदुओं पर हमने इसकी विशेषताओं पर चर्चा करी। नगर निर्माण योजना, नगर निर्माण में बड़े ही दक्ष थे हड़प्पा सभ्यता के लोग और पक्की ईंटों से घर और बड़े बड़े स्नानागार, अन्नागार हमने देखे जो खुदाई से हमें प्राप्त हुए। भवन निर्माण कला में एक्सपर्ट थे। आर्थिक जीवन देखें तो खेती और मतलब कृषि और पशुपालन उनका जीवन निर्वाह के तरीके थे। और सामाजिक जीवन देखें तो समाज 4 वर्गों में बटा हुआ था और समाज जो है वो अलग अलग कार्य बटे हुए थे लोगों के। विभिन्न कलाओं में जो है वो पारंगत थे, चाहे वो स्थापत्य कला हो, चाहे वो लेखन कला हो, चाहे वो पेंटिंग हो या जो भी हो, बहुत सारी कलाओं में निपुण जो थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थे, हड़प्पा सभ्यता के लोग। धार्मिक जीवन में हमने देखा मातृ देवी उनकी प्रमुख देवी थी और वो उसे पोषिका के रूप में, जननी के रूप में देखते थे। और अंतिम संस्कार की जो है 3 विधियाँ प्रचलित थी। 3 विधियों के बारे में हमने जाना और राजनीतिक जीवन देखा हमने। साथ ही साथ हमने देखा हड़प्पा सभ्यता का विनाश, जिसके 4 कारण दिए थे, बाढ़ और भूकंप आदि। खोज में जो श्रेय जाता है जॉन मार्शल के नेतृत्व में दयाराम साहनी और राघवदास बनर्जी ने खोज की इनकी मोहनजोदड़ो हड़प्पा क्षेत्र की। देखिए तो हमें बहुत कुछ जो है हड़प्पा सभ्यता से सीखने को मिला है। उनकी सुघड़ जो है बर्तन बनाना, भवन निर्माण कला जो है वो बड़ी ही अविश्वसनीय है, विश्वास करने योग्य नहीं है कि इतनी अच्छी कला में पारंगत थे हड़प्पा सभ्यता के लोग जो है। जल निकासी व्यवस्था जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण थी, नालियों का निर्माण, पक्की नालियों का निर्माण, सड़कों का निर्माण, इस तरह से हम देखें हड़प्पा सभ्यता से हमें बहुत कुछ मिला। तो आज के लिए इतना ही। उम्मीद करती हूँ कि प्यारे बच्चों आपको ये पाठ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। धन्यवाद।